अध्याय 7 फिर से भाग्य। असहाय होकर झाओ फैंग ने फिर से धनुष उठाया और धीरे से डोरी खींची। इस बच्चे के हाव भाव को देखकर स्पष्ट है कि वह नौसिखिया है। अगर इस बार बीच में मारा तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। मैदान पर मौजूद तीरंदाजों के चेहरे उत्साहित थे और वे झाओ फैंग को नीची नजर से देख रहे थे। भीड़ में सबसे ज्यादा कुशल व्यक्ति झाओ युई था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। तीरंदाजी में अनंत बार तीर चलाने से ही सुधार आता है, तभी तुम एक शीर्ष तीरंदाजा बन पाओगे। उनके शब्दों से आसपास के तीरंदाजों ने सहमति में सिर हिलाया। झाओ फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल नहीं किया। यदि वह अपनी बाईं आंख का प्रयोग करता तो स्पष्टतः वह ठीक बीच में लगती। झाओ फैंग ने शांत रहने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने अपनी बाईं आंख का बहुत कम उपयोग किया। उसी समय उसके मन में सतत उल्कापिंड बाण कौशल उसके हृदय में विलीन हो गया और उसका एक हिस्सा बन गया। झाओ फैंग के शरीर के हर हिस्से, यहां तक कि उसकी सांस लेने की प्रक्रिया में भी थोड़ा बदलाव आने लगा। इन परिवर्तनों पर लोगों ने बारीकी से ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक असाधारण तीरंदाज होने के नाते झाओ युई की आंखें चमक उठीं। शूश! धनुष से एक तीर निकला जो हवा में उड़ता हुआ उल्कापिंड की तरह लक्ष्य पर जा गिरा। मृत केंद्र 1 और 10वीं रिंग। झाओ फैंग के चेहरे पर एक गलत अभिव्यक्ति थी। इस बार उसने अपनी बाईं आंख का भी पूरा उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल निरंतर उल्कापिंड बाणों के कौशल का ही उपयोग किया। उन्होंने सोचा कि अच्छा परिणाम प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह फिर भी सही लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आह! उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसके कार्यों से शिष्यों के चेहरे पर तनाव आ गया। एक और मृत केंद्र, यह आदमी क्या है? अब उसके 2 मृत केंद्र हैं, कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? इन धनुर्धारियों के चेहरे पर उलझन थी और वे विश्वास करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मैंने शूटिंग खत्म कर ली है, अब मैं जा रहा हूं। झाओ फैंग ने अपने कपड़े थपथपाए, फिर अपना धनुष नीचे रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पीठ को देखकर आसपास के सभी धनुर्धरों को गुस्सा आ गया। बच्चे, यहीं रुक जाओ, पीछे से एक ठंडी आवाज आई। झाओ फैंग ने अपने कदम रोक दिए और पीछे मुड़ गया। जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था उसका नाम झाओ युई था। झाओ युई का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और मार्शल पद के उनके तीसरे रैंक ने उनके आसपास के लोगों को दबाव महसूस कराया। झाओ युई 17-18 साल का था। उसकी साधना उच्च थी, तीसरी रैंक और आकार में भी झाओ फैंग से बड़ा होना, इस बात ने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया। मैंने अपना तीर पहले ही चला लिया है, अब आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? हालांकि झाओ युई ताकतवर था और झाओ फैंग को जीत का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे डरता था। तुम अभी भी अभिनय कर रहे हो, झाओ फैंग ने कहा। तुम कोई नौसिखिया नहीं हो, तुम बस हमारे साथ खेलने आए हो। ऐसा कहने के बाद उसके आसपास के सभी धनुर्धारियों को एहसास हुआ और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे को इतनी किस्मत मिली, वह तो बस एक बाघ था जो सुअर होने का नाटक कर रहा था। इस आदमी ने हमारे साथ खेलने की हिम्मत की। आसपास के शिष्यों ने झाओ युई की बातों पर विश्वास कर लिया और गुस्से से भरे चेहरे के साथ झाओ फैंग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी लोग शांत हो जाए, ये वास्तव में मेरी पहली शूटिंग थी। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया, वो वास्तव में सुअर होने का नाटक करने वाला बाघ नहीं था। इतना अच्छा परिणाम मिलना ऐसी बात नहीं थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। झाओ युई ने उसे घूरा और आंखें चमकाईं। पहले 2 तीरों से तो मैं भी धोखा खा गया, लेकिन तीसरा तीर, तुम्हारे हाथ का रुख साफ तौर पर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 50 मीटर दूर से निशाना लगाना और लगातार 2 बार बीच में लगना। भला किस नौसिखिए की किस्मत ऐसी होती है? उसके शब्दों का कोई कारण था। झाओ फैंग के सोमुंह होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह फिर भी अपनी बात समझा नहीं पाता। तुम लोग क्या चाहते हो? झाओ फैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर वह समझा नहीं सकता तो समझाने का कोई मतलब नहीं था। हे बच्चे, तुम में हमसे खेलने की हिम्मत है, इसलिए हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। चारों ओर खड़े सभी शिष्यों ने अपनी मुठ्ठियां छुई और अधिकाधिक लोग वहां जमा हो गए। ... बहन यूफेई, वह जगह लोकप्रिय लगती है, चलो वहां चलकर देखते हैं। संप्रदाय की कुछ लड़कियां इस ध्यान से आकर्षित हुईं। इन लड़कियों की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच थी। उनमें से एक ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था और वह कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। बहुत सुंदर है। कौन है वह? झाओ फैंग की ही उम्र का एक युवक चकित होकर खड़ा था और उसकी नजरें उस लड़की पर टिकी थीं।
ये संप्रदाय का नया प्रतिभाशाली व्यक्ति झाओ यूफेई है। संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी लड़की की पहचान जानते थे। वह सिर्फ 14-15 साल की है और वह पहले से ही मार्शल आर्ट में तीसरे स्थान के शिखर पर है। वह जल्द ही चौथे स्थान पर होगी और फिर एक सच्ची मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगी। ये झाओ यूफेई न केवल सुंदर है बल्कि उसमें असाधारण प्रतिभा भी है। कुछ युवाओं ने अपनी आंखों की रोशनी वापस ले ली और शर्मिंदा महसूस किया, जैसे कि उन्हें लगता था कि वे झाओ यूफेई के लायक नहीं थे। झाओ यूफेई न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसकी आभा भी ताजगी भरी थी। वो बिल्कुल फूल जैसी थी। यहाँ तक कि झाओ युई की आंख भी चमक गई जब उसने झाओ यूफेई को देखा। यह उसकी है। झाओ फैंग झाओ यूफेई को भी जानते थे। झाओ यूफेई भी एक शाखा शिष्य था जो आधे साल पहले आया था। उसकी साधना झाओ यिजियन के समान ही थी, लेकिन वह उससे छोटी थी। यह विश्वास करना कठिन था कि शाखा परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसा क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। शायद यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कुछ चीजें आम लोगों के साथ नहीं हो सकती, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ये आसानी से हो सकती हैं। जब झाओ फैंग ने पहली बार झाओ यूफेई को देखा था तो उसे लगा था कि वह सुंदर है। उसी उम्र का एक सामान्य युवक होने के नाते उसकी ओर आकर्षित हुए बिना रहना मुश्किल था। हालांकि उस समय झाओ फैंग जानता था कि अपनी साधना और प्रतिष्ठा के कारण वह और झाओ यूफेई दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। झाओ यूफेई को आते देख झाओ युई ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। झाओ फैंग शांत था और सीधे झाओ यूफेई की ओर देख रहा था। यदि यह पहले होता और झाओ फैंग इस खूबसूरत प्रतिभाशाली लड़की के सामने होता तो वह खुद को अयोग्य समझता और उसकी आंखों में देखने से भी डरता। हालांकि आज उसने सीधे उसकी ओर देखा। जब उसने उसकी ओर देखा तो झाओ फैंग की बाईं आंख अवचेतन रूप से हिलने लगी। उसकी बाईं आंख से झाओ यूफेई का आकर्षक स्वरूप पहले से भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इससे झाओ फैंग को झटका लगा। धीरे धीरे झाओ यूफेई के कपड़े फीके पड़ने लगे और उसने अंदर बर्फ की तरह सफेद त्वचा को लगभग देखा। जाहिर है उसकी बाईं आंख में देखने की क्षमता नहीं थी। अगर होती भी तो वह बेहद कमजोर होती। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसके पास सुपरविजन था जिससे वह चीजों को अधिक स्पष्टता से देख पाता था। फर्क इतना था कि आम लोगों की नजर दूर की किसी चीज पर टिकी रहती थी, जबकि झाओ फैंग की नजर उसे पास खींचकर शून्य दूरी में देख सकती थी। इसीलिए एक खास पारदर्शी प्रभाव था। इस समय झाओ फैंग की बाईं आंख को उसकी पूरी क्षमता तक धकेल दिया गया और घने काले आयाम के अंदर धुंधली हरी चमक तेजी से घूमने लगी। अचानक झाओ यूफी के कपड़े पूरी तरह से गायब हो गए, यहाँ तक कि उसका शरीर भी लगभग पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। झाओ फैंग की बाईं आंख ने उसके रक्त संचार को देखा, यहाँ तक कि उसने उसकी नसों के अंदर हल्की बैंगनी आभा भी देखी। झाओ यूफेई की प्रतिभा बहुत मजबूत है। उसे जल्द ही मार्शल पाथ इन स्ट्रेंथ मिलने वाली है। झाओ फैंग को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक लंबी सांस ली। उम्र के लिहाज से वह उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसने पहले ही कुछ ऊंचाई की उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट में ज्यादातर मार्शल लर्नर्स मार्शल पाथ की तीसरी श्रेणी में ही रहे क्योंकि वे मार्शल पाथ इन स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाए और चौथी श्रेणी के बन गए। हालांकि झाओ यूफेई ने 14-15 साल की उम्र में ही मार्शल पाथ इन स्ट्रेंथ की अवधारणा को लगभग पूरी तरह समझ लिया था। उसके एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट बनने के दिन दूर नहीं थे। मेरी बाईं आंख में पूरी तरह से देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उन लोगों के रक्त और आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकता हूं जिन्हें मैं देखता हूं। झाओ फैंग की आंखें चमक उठीं और कुछ सोचने के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला। इस समय मुख्य ध्यान झाओ यूफेई को कुछ महसूस हुआ और उसने झाओ फैंग की ओर देखा। झाओ फैंग ने अपनी बाईं आंख की क्षमता को छिपाया नहीं बल्कि बंद कर लिया। झाओ यूफी को अपने दिल में अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके सारे रहस्य उजागर हो गए हैं और वह नंगी हो गई है। यहाँ क्या हुआ? झाओ यूफेई ने अपनी नजरें वापस ली और पूछा। छोटी बहन यूफी, ऐसा हुआ है। झाओ यूई और अन्य लोगों ने पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया। अच्छा ऐसा है। झाओ यूफेई ने झाओ फैंग को देखा। झाओ फैंग जानता था कि इन परिस्थितियों में वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। बच्चे, अपनी पिछली हरकतों की वजह से तुमने भीड़ में आक्रोश पैदा कर दिया है। मैं तुम्हें सबसे माफी मांगने का एक मौका दूंगा। झाओ यूई ने अहंकार से कहा। क्षमा मांगना? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है? झाओ फैंग ने अपनी जीभ चटकाए। अगर आप हमसे माफी मांग लें तो हम इसे छोड़ देंगे।
झाओ युई ने एक सज्जन की तरह कहा। जाहिर है वह इस सुंदरी के सामने अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा था। माफी मांगना मुमकिन नहीं, झाओ फैंग ने कहा, तुमने पहले जो कुछ भी कहा वह सब तुम खुद ही सोच रहे थे। जब उन्होंने ये कहा तो सभी लोगों ने, यहाँ तक कि झाओ यूफी ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये झाओ फैंग थोड़ा ज्यादा घमंडी है। झाओ यूफेई पर अब झाओ फैंग की बुरी धारणा थी। आप अच्छी बहस कर सकते हैं ना? झाओ यूई गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ी। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ये मत सोचिए कि आप यहां से जा पाएंगे। आसपास के शिष्य झाओ फैंग के पास आने लगे। कम लड़ाई के लिए अधिक का उपयोग। झाओ फैंग के चेहरे पर उपहास का भाव था और उसने झाओ यूफेई की ओर देखा। झाओ युई और उसके साथियों के चेहरे बदल गए। इस प्रतिभाशाली और सुंदर लड़की के सामने वे स्पष्ट रूप से सज्जनों की तरह व्यवहार करेंगे, और कम पिटाई के लिए अधिक का उपयोग करना बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा, झाओ युई की आंखें घूम गईं और उसके दिल में एक चाल चल पड़ी। हम कम हराने के लिए अधिक का उपयोग नहीं करेंगे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन केवल तभी जब आप मुझे तीर कौशल में हरा सकें। ठीक है। चूंकि तुम दोनों धनुर्धर हो, इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल बात करने में करो। छोटी बहन यूफेई जज हो सकती है। सभी लोग सहमत हो गए और चिल्लाने लगे। झाओ युई मन ही मन हंसा, ये तो एक तीर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। एक तीर प्रतियोगिता के माध्यम से वह झाओ फैन को माफी मांगने पर मजबूर कर सकता था और उनका आचरण भी खराब नहीं होने देता था। वह झाओ यूफेई के सामने भी अपना कौशल दिखा सकता था, शायद उसका दिल भी जीत सकता था। तीरंदाजी कौशल प्रतियोगिता। झाओ फैंग ने महसूस किया कि अब और कुछ कहना उनके लिए असहाय था। ठीक है, हम अपनी ताकत से बात करते हैं। संपर्क टॉस।